गुजरात के बिलिमोरा स्थित आईटीआई में इको फाउंडेशन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सार्वजनिक जीवन और रोजगार में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ सिविल और सर्वेक्षक छात्रों को सशक्त बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में ज्ञान प्रदान करता है। इंजीनियर श्री लहुन पेडनेकर ने प्रॉपर्टी कार्ड, 7 बार, प्रॉपर्टी टाइटल, ओपन स्पेस, गार्डन, रेफ्यूज एरिया के बारे में जानकारी दी और कहा कि सिविल और सर्वे क्षेत्र में डिजाइनिंग के लिए सरकार और नगर निगम के नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अरविंद विरास ने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्केल, प्लान, सेक्शन, कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, वाटर टैंक, न्यू फुटबुक आदि के बारे में बताया। इंजीनियर धनराज मगरे सर ने ट्रांसपोर्ट कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सिविल और सर्वेयर की क्या आवश्यकता है और उनकी भूमिका क्या है और वे उसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, रोजगार के क्या अवसर हैं, इसके बारे में जानकारी दी। छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे उन्हें भविष्य में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आईटीआई बिलिमोरा प्रिंसिपल श्री पीएस पटेल, विभाग 2, प्रिंसिपल श्री जेबी पटेल, विभाग 2, प्रिंसिपल श्री टीपी पटेल साहब, फोरमैन श्री बीएस टंडेल, पर्यवेक्षक प्रशिक्षक एबी पटेल, एचएम पटेल, एमबी बारी, वीसी पटेल, एमसी पटेल, एसडी पटेल, एसजे महाकाल बहुत मददगार थे। इको फाउंडेशन टीम में श्री अरविंद वीरस, श्री लहू पेडनेकर, श्री धनराज मगरे, श्री शशिकांत कोंडे और श्री सुरेंद्र खेरे उपस्थित थे। हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। इको फाउंडेशन द्वारा सभी छात्रों को स्टेशनरी गिफ्ट दी गई। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैं डेवलपमेंट के बारे में बोलता हूँ कि जब भी आप सर्वेयर या सिविल ड्राफ्टमैन या इंटीरियर डिजाइनिंग के बाहर आ जाते, फील्ड पे आ जाते, तो आपको बहुत अच्छी पे चलनी पड़ती है कि एक्चुअल स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो एक्चुअल फील्ड में नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो रूल्स होते हैं, स्टेट के जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ग्राम पंचायत में अलग रूल्स होते हैं। अगर अपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो ग्राम पंचायत में अलग होते हैं, नगर पालिका में अलग होते हैं, महानगर पालिका में अलग होते हैं और नगर परिषद में अलग होते हैं। इसका नॉलेज आपको आना जरूरी होता है। यानी रूल्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, यानी कोई भी कुछ भी नहीं बना सकता। अगर बिल्डिंग बनानी है तो जो प्लानिंग अथॉरिटी रहती है, तो प्लानिंग अथॉरिटी के रूल्स होते हैं कि ओपन स्पेस कितनी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या क्या होने चाहिए, रूम्स के जो साइजेस होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं और वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑल ओवर इंडिया एक ही होता है। बिल्डिंग कोड में आपको जो स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं वो मिलते हैं। यानी लिविंग रूम साइज क्या होती है, बाथरूम की क्या होती है, टॉयलेट की क्या होती है, किचन की क्या होती है, बाद में बेडरूम की क्या होती है, ये जो साइजेस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। बाद में लिफ्ट, आपको लिफ्ट कितने माले तक लिफ्ट की जरूरत नहीं होती है, कितने माले के बाद आपको लिफ्ट की जरूरत होती है, और लिफ्ट के जो साइजेस होते हैं वो भी स्टैंडर्ड होते हैं कि वही स्टैंडर्ड लिफ्ट आपको मार्केट में मिल जाती है। यानी जो कंपनी है वो स्टैंडर्ड नहीं बनाती, इसलिए मेजरमेंट जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। प्लानिंग में मेजरमेंट इम्पोर्टेंट है। बाद में वो बनने के बाद जब भी साइट पे जाते हैं वो लेआउट यानी बिल्डिंग का लेआउट देते समय परफेक्ट देना पड़ता है। अगर 1 इंच भी या इधर उधर हुआ तो सब डायमेंशन एकदम गलत हो जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। हर एक रास्ते को जब भी ड्राइंग करते हैं तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक एक्यूरेट डायमेंशन अपने को आपको आनी चाहिए। या बिल्डिंग कोड में जो होते हैं या कोई आपको दिखा देते हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। इसलिए रूल्स अलग होते हैं। यानी आप अगर प्लानिंग करते हैं, एक लेआउट बनाना है, आपको बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है तो रूल्स उसके अलग अलग होते हैं। उसके लिए मेन रहता है कि उसका पहला प्लेन टेबल सर्वे करके प्लॉट की साइजेस क्या होती है वो देख लो, और बाद में जो रोड होते हैं और ओपन स्पेस जो होती है, ओपन स्पेस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। यानी जब भी आप मुंबई के देखेंगे तो मुंबई महानगर पालिका है तो महानगर पालिका डीसी रेगुलेशन होते हैं और उनके ओपन स्पेस H/3 H/5 जैसे होते हैं। यानी तो हाइट वर्सेस उनके ओपन स्पेस होते हैं। तो जो जो
30 फीट 44 फीट ऐसे जो रोड्स के स्टैंडर्ड बिल्डिंग होते हैं तो उसके ऊपर ओपन स्पेस होती है, यानी 3 मीटर रोड से 3 मीटर होना चाहिए। अगर कमर्शियल होता है तो 6 मीटर होना चाहिए। ऐसे अलग अलग ओपन स्पेस के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स आपको आनी चाहिए, यानी मालूम होनी चाहिए कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो मैं कोई पूछते हैं कोई भी आर्किटेक्ट या कोई तो आपको यही पूछेंगे कि फ्रंट ओपन स्पेस कितना होता है। तो फ्रंट ओपन स्पेस हर एक रोड के बिल्ड के हिसाब से अलग अलग होते हैं और कमर्शियल रेसिडेंशियल के हिसाब से एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो वो ओपन स्पेस मालूम होनी चाहिए। बाद में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगते हैं वो मालूम चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं सब स्टेशंस, बाद में अब ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी कैबिन किया है। कोई भी प्लॉट डेवलप करने से पहले अपने तो सिक्योरिटी कैबिन बहुत जरूरी होती है और कंपाउंड वॉल, फिर एंट्री गेट, बाद में रिक्रिएशन ग्राउंड जो आरजी होते हैं वो आरजी फिजिकल जो आरजी देना पड़ता है, यानी रिक्रिएशनल ग्राउंड वहाँ पे जो पेड़ लगाते हैं या बच्चे लोगों को खेलने के लिए वो रिक्रिएशनल ग्राउंड हर एक प्लॉट को देना ही पड़ता है। तो उसके लिए उसके रूल्स अलग होते हैं, या प्लॉट 20% रिक्रिएशन ग्राउंड या 25% या 15%, ऐसे प्लॉट के साइज के हिसाब से आपको रिक्रिएशन ग्राउंड छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में सब स्टेशन जो रहते हैं तो सब स्टेशन अगर 1000 मीटर स्क्वायर मीटर का प्लॉट होता है उसके ऊपर का जो प्लॉट होता है उसको कंपलसरी एक सब स्टेशन देना पड़ता है, क्योंकि वो ये शिकार होती होते हैं यार, यानी क्या हमारे यहाँ। और बाद में सीएफओ जो रहते हैं फायर का क्या रूल्स अलग अलग हो जाते हैं, यानी उसके होते हैं कि रिफ्यूज एरिया कभी देना पड़ता है। तो पहले रिफ्यूज एरिया 24 मीटर के बाद में हर एक को देना ही पड़ता था बिल्डिंग में, लेकिन अभी 32 मीटर अबव रिफ्यूज एरिया देना पड़ता है। वो कैसे होता है कि जो ऊपर का फ्लोर्स होता है उसके 4% रिफ्यूज एरिया देना पड़ता है। अगर रिफ्यूज एरिया की बात करें, रिफ्यूज एरिया से हम तुमने इतने कहे रिफ्यूज एरिया सो रिफ्यूज में आएंगे समझ लो तुमने अभिषेक बच्चन साहब रिफ्यूज एरिया तो एक व्यक्ति ने उसके लिए बीजी जगह नहीं जमी हमने रिफ्यूज करो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आग लागे तो એને કેવી રીતે આપણે બચાવ તો એના માટે થોડો સ્પેસ ઓપન સ્પેસ આપવો પડે છે। હવે આપણો ફ્લોર પ્લાન હોય ને સમજો આ ફ્લોર પ્લાન છે આખો આની અંદર આપણા કેટલા ફ્લેટ છે 7 ફ્લેટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ તો રોડ સાઈડનો જે આ ફ્લેટ છે ને આ જે ફ્લેટ એ આપણે એને વસ્તુ બનાવવું હોય તો ફક્ત ટેરેસ આપવાની હોય છે શા માટે કે એને રિફ્યુઝ એરિયા કહેવામાં આવે। મલ્ટી સ્ટોરીની બિલ્ડિંગ હોય 7 માળની ઉપર 10 માળ 20 માળ 25 માળ तो एवरी 7th फ्लोर पर या एवरी 24 मीटर पर આપણે 4% रिफ्यूज આપવો પડે એટલે કે और कमर्शियल बिल्डिंग में अधिक कमर्शियल बिल्डिंग में 2 माले का भी रहेगा तो भी रिफ्यूज फ्लोर देना ही पड़ता है। एजुकेशनल बिल्डिंग में रिफ्यूज फ्लोर देना ही पड़ता है। नमस्कार, कॉर्पोरेशन की तरफ से भी रेगुलाइज बोला इलेक्ट्रिकल के बारे में बोलना जाऊँ तो मैं एक्चुअली बेसिकली बेस्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट में मैं सिविल इंजीनियर हूँ और उसके हिसाब से मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई में सिविल इंजीनियर या ड्राफ्टमैन का क्या रोल है, क्या क्या काम होता है उनके लिए। तो जो सबस्टेशन डिजाइन होता है उसका जो ड्राफ्टिंग है, जैसे कि हर सर्वेयर का भी रोल है क्योंकि प्लॉट आता है हमारे पास, वो प्लॉट का सर्वे करके हमारा जो स्टेट डिपार्टमेंट वो सिविल जो हमारा डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग उनके पास वो सब भेजने के बाद में ड्राफ्टमैन भी साइट में विजिट करते हैं, उसके बाद में वो डिजाइन करते हैं, फिर वो अप्रूवल लेंगे। फिर जो सिविल इंजीनियर का रोल है कि वो कंस्ट्रक्शन करना, वो हमारा रोल। लेकिन लोगों को लगता है कि इसमें सिविल ड्राफ्टमैन का क्या रोल है, ये एक चीज है। दूसरी एक चीज है कि ट्रांसपोर्ट, अभी बस ट्रांसपोर्ट तो आपके गुजरात में भी है ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पे सिविल ड्राफ्टमैन सर्वेयर स्टेट डिपार्टमेंट इनका क्या रोल। तो जो उनके लिए जो बेसिक नीड्स है कि प्लॉट कौन सर्वे करेगा, सर्वेयर प्लॉट सर्वे करेगा, स्टेट डिपार्टमेंट वो सब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करेंगे। उसके बाद में अगर प्लॉट की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारे डेपो में
क्या क्या कंटेंट्स है ट्रांसपोर्ट के लिए कि हमारे देश के 3,500 बसेज हमारे दिन में चलती है मुंबई में, तो उनके जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स है उनका जो सेंटर है, मतलब रिलीफ सेंटर हम लोग बोलते हैं कि वो आए तो बीच में उनको गैप रहता है, उसके लिए सेंटर बनाते हैं। ट्रैफिक मीटिंग रहता है हमारा, जो ट्रैफिक के कंट्रोलर है पूरे की जो पूरा कंट्रोल करते हैं सब बसेज का, वो है। सेकंड थिंग कि जो उनके ऊपर ऑफिसर है उनका ऑफिस है, उनको बसेज क्लीनिंग है, गैरेज है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है फ्यूल शेड है, तो ये पूरे डेपो में जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में जो डिजाइन करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही करते हैं। तो सिविल ट्रांसफॉर्म को पूरा डिजाइन करके बाय रूल कि हमारा मिनिमम 20,000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट होता है। जैसे हमारे 27 प्लॉट है बॉम्बे में, इनके अंदर ये सब कंटेंट है, फ्यूल शेड है, रिपेयर शेड है, टायर शेड है, हमारा खुद का वर्कशॉप है दादर में। तो ये जो अब 20 साल से हम लोग अभी वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सिविल ट्रांसपोर्ट का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि अभी सिविल ट्रांसपोर्ट करने के बाद आप बाहर जाओगे तो 2 फील्ड होती है, एक स्ट्रक्चरल में जाते हैं, एक आर्किटेक्चर के पास जाते हैं। तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट इनके बीच की जो ये है वो सिविल ट्रांसपोर्ट है, तो उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सब चीज हमारे बीएसटी में इनका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी यहाँ पे वैकेंसी होती है, आप लोग लोग खास तौर होके आएंगे बाहर कभी तो देखना, तो ड्राफ्ट्समैन की भी वैकेंसी होती है, सर्वेयर की भी वैकेंसी होती है, तो आप कभी आओ तो आपको पास आउट होने के बाद जॉब मिलने के लिए फायदा। थैंक यू।